हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीएम्बल जो चैप्टर 5 अभी हमारा चल रहा है उसमें नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने डेमोक्रेटिक को पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब लास्ट जो पॉइंट हमारा है रिपब्लिक, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग हमारे संविधान का क्या है उसको समझते हैं। रिपब्लिक कहने का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र कैसे होगा? तो हेड ऑफ स्टेट जो हमारे प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, द हेड ऑफ स्टेट अपॉइंटेड थ्रू इलेक्शन मेथड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। कोई भी कंट्री रिपब्लिक तभी होगा जब जो आपके हेड ऑफ स्टेट होंगे उसका टाइम टेन्योर फिक्स होगा। ठीक, तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है 5 साल फिक्स ड्यूरेशन है, प्लस उनका चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? जो भी हमारे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पीपल का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसमें क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका वोटिंग काउंट एवरेज काउंटिंग के हिसाब से निकाला जाता है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से वोट काउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, इंडिया के प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक या इंडिया रिपब्लिक इसीलिए है कि कोई हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन के माध्यम से उनका चुनाव होता है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। दूसरी चीज़, जो हम लोग जो भी हेड ऑफ स्टेट है उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। दूसरा, जो भी उस एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है, जो हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए जो संविधान में दिया गया हुआ है, जो एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर उस क्वालिफिकेशन को अगर भारत का हर एक नागरिक अगर फुलफिल करता है तो वो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो यही चीज़ होता है जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, और रिपब्लिक है कि नहीं। तो हमारे भारत के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। अगर उस मानक रेखा में जो एक राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे संविधान में अंकित जो भी प्रावधान है, अगर उसको भारत का हर एक नागरिक फॉलो कर लेता है तो भारत का हर एक नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में उतरने के लिए एलिजिबल है या राष्ट्रपति बनने का हकदार है। ठीक, अब आते हैं, ये था हमारा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के बिहाफ पे। अब इसके बाद जो बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, भारत जो राज्य है, कहने का मतलब भारत जो एक कंट्री है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? जस्टिस। जस्टिस हमारे यहाँ किस तरह से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अब यहाँ कहने का मतलब है सामाजिक रूप से कैसे? समाज में चाहे वो कितना भी धनवान हो या कितने भी गरीब हो, वहाँ लोग भेदभाव नहीं करता है। देखिए, आर्थिक रूप से उसका जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस हिसाब से वो जी रहा है। बड़े लोग जो पैसे वाले हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जी रहे हैं। हम गरीब जैसे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस हिसाब से जी। तो यहाँ किसी तरह का उस बिहाफ पे किसी तरह का कोई कानून या व्यवस्था नहीं है जो, हाँ, न्याय व्यवस्था में सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाएगा या आर्थिक दृष्टिकोण देखा जाएगा। या कहने का मतलब ये भी है, जो अगर कानून के सामने एक गरीब या एक अमीर का उतना ही राइट है जितना एक सामान्य वर्ग का आदमी अगर जाता है और कानून में अर्जी लगाता है तो वही धाराएं लगाई जाएंगी, वही धाराएं, वही प्रावधान पैसे वाले के लिए भी है। और तीसरा, पॉलिटिकल, कहने का मतलब जो यहाँ एक राजनेता दबदबा बनाने के लिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनके लिए भी कानून, हमारे यहाँ न्याय प्रणाली एक समान है। ये संवैधानिक रूप से है। बट अगर आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो धरातल पे अभी भारत के न्यायिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है, पैसे वालों के बोलबाला है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संवैधानिक रूप से देखेंगे। मैं इस चीज़ का चर्चा इसलिए किया हूँ, जो अगर आप लोग उस जगह पे जाते हैं, अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, सिलेक्शन होता है, तो आप कम से कम उन गरिमाओं का और उस चीज़ का ख्याल रखेंगे जो
आगे हमारे समाज को एक सर्वांगीण विकास वाला समाज बना सके। तो और कोई रीजन नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आर्थिक रूप, सामाजिक रूप या राजनीतिक रूप से किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। एक यहाँ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसका कॉम्बिनेशन ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। शॉर्ट लाइन में समझिए, सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। बस इतना ही समझना है, बाकी डेफिनेशन यहाँ लिख चुके हैं। दूसरा क्या कहता है? इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। देखिए भारत में फिर वही चीज़, जो ऊंच नीच भेदभाव किसी तरह का नहीं है। समानता, एक पैसे वाले आदमी के भी वोटिंग राइट्स एक ही हैं, एक पैसे वाले आदमी का भी राइट्स एक नागरिक ही कहलाएगा और एक गरीब का भी एक नागरिक ही कहलाएगा। चाहे कितना भी पैसा हो, वोट का कीमत उनका एक ही होगा। चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी गरीब हो, उनका कहीं भी समाज में एक ही पायदान में रखा गया है। अब ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठने के लिए समानता की नीति पर भारतीय संविधान को बनाया गया, क्योंकि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय बहुत ज़्यादा छूत अछूत भेदभाव की स्थिति थी, ऊंच नीच भेदभाव की स्थिति बहुत ज़्यादा थी। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, सामाजिक एकता बनाने के लिए इक्वलिटी को लाया गया। और इक्वलिटी क्या चीज़ के लिए? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। देखिए अब अपॉर्चुनिटी में बताते हैं आरक्षण क्यों लाया गया। क्योंकि जो उस समय, जिस समय संविधान बन रहा था, कुछ नीचे के वर्ग जो आज नहीं है, आज सब लोग बराबर हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, जो इनको सुख सुविधा उतनी नहीं मिली है, संसाधन की कमी है, उस स्थिति में भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको आरक्षण दिया जाए। जहां ऊपर वाले को अगर 30 पे ले रहे हैं तो नीचे वाले को 20 पे, 15 पे, जितने पे मतलब मानक रेखा तय करना संस्था की काम रहती थी। तो इस अपग्रेडेशन के लिए, समान रूप में लाने के लिए ही रिजर्वेशन प्रणाली को लाया गया था, जो अपॉर्चुनिटी कहीं छूटे नहीं उनसे और समानता समाज में बनी रहे। इसके बाद जो हमारा नेचर ऑफ स्टेट में आएगा लिबर्टी और फैटर्निटी। तो आइए लिबर्टी फैटर्निटी को समझते हैं। तो हम लोग नेचर ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, उसमें हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया था। क्या क्या देख लिए थे? इक्वलिटी और जस्टिस। अब जो हमारी बारी आ रही तीसरा, जो लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ का? थॉट। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं। फेथ हम किसी भी रिलीजन में या वर्शिप किसी पे भी, किसी भी धर्म का कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट ऐसे थे जहां लिबर्टी हम लोगों को दिया गया था। थॉट का, एक्सप्रेशन का, विश्वास का, फेथ बिलीफ का, पूजा पद्धति के लिए। जो आप खुले हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी सामाजिक रूप में, किसी भी तरह के धार्मिक रूप में आप शरीक हो सकते हैं। किसी भी तरह का आप अपने आप का एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, उसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। अब चौथा जो आता है फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या होता है? जो आप भाईचारा समाज में बना के रखे, भारतीय भाईचारा एक रूप से चलता रहे, वही हमारा फ्रेटर्निटी था। उसके बाद आती है बारी डेट ऑफ एडॉप्शन की। तो डेट ऑफ एडॉप्शन जो हमारे संविधान का था, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 394 के द्वारा जितनी चीज़ें थी बस वही चीज़ उस दिन इन्फोर्स की गई थी। बाकी सारी चीज़ें 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट, इनेक्ट और इन्फोर्स किया गया है। तो यही था हमारा प्रियम्बल का नेचर, फीचर, और हम लोगों ने प्रियम्बल को समझा। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो स्टैटिक पार्ट है हमारे प्रियम्बल में समझने के लिए, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2-3 सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं, इस तरह के कुछ सब्जेक्टिव मैटर है जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन को हिट करता है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आता है, जो के एम मुंशी क्या कहते हैं प्रियम्बल के बारे में, अलादी कृष्णा अय्यर क्या कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।